Hello guys, welcome to Technical Anand. So today we are going to study physics specimen paper for ICC 10 semester 1 examination MCQ. Okay, so let's start. It has total question number 4. उसके अंदर बहुत क्वेश्चन है, मीन्स इन टोटल क्वेश्चन 4 ही है, 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर बहुत क्वेश्चन है. ओके, सब पार्ट. So question number 1, let's start. A. Choose the correct statement with respect to reflection of light. Okay. First, the color always change when the light enters from one optical medium to another. Wrong. ऐसा नहीं होता. आप अगर ग्रीन लाइट डालोगे तो ग्रीन लाइट ही होता है. जैसे अगर आप एयर पानी में अगर आप ग्रीन लाइट डालोगे तो एयर में भी ग्रीन है, पानी में भी वो ग्रीन ही होगा. सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द मीडियम इज रिफ्रैक्शन. नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. ओके, एब्जॉर्प्शन नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. सी, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि जब आप एक लाइट जब आप पास करते हो तो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरा ऑप्टिकल मीडियम में चेंज होता है, तो दोनों मीडियम की स्पीड अलग अलग हैं, तो इसीलिए लाइट बेंड होता है, इसीलिए स्पीड चेंज होता है. ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. सो सेकेंड इज द करेक्ट. डायग्राम से समझाता हूँ. सी, ये डी इज द नॉर्मल. ओके, सो एंगल ए, let this point be O. Okay, this point, let this point be O. So AOD is incidence and DOC is refraction. तो रिफ्रैक्शन वाला इज ग्रेटर ना. ओके, और ए बी ये डेंसर टू रेयर में जा रहा है, वाटर टू एयर में जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, सो दिस इज द करेक्ट. Now in the diagram shown below, in the diagram, A is the incident ray and C is the refracted ray. Yes, A is the incident, water is जा रहा है. C is the refracted. Yes, D is the correct option. From the given below, from the diagram given below, identify the characteristic of the image that will be formed. तो virtual image formed होगा ना. Okay, this is the convex mirror. ये पार्ट आपका सेंटर है. ओके, ये आपने एक लाइन गया फोकस से, एक पार्ट गया सेंटर से, फिर इसको हम लोग फॉरवर्ड बैक करेंगे तो आपका इमेज 2F और F के बीच में फॉर्म होगा. ओके, आपका इमेज 2F और F के बीच में फॉर्म होगा, विच विल बी वर्चुअल इमेज. ओके, और लार्जर होगा वो. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम A is 600 nanometer. The wave enters the medium B of the refractive index 1.5. ओके, यानी आपको इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको वेवलेंथ मीडियम बी का फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टेप्स टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम बी आर गिवन बिलो. चूज एन ऑप्शन विच हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप टू फाइंड द वेवलेंथ. ओके, तो इधर स्टेप्स दिए जैसे 1 2 3 4 5 तक स्टेप दिए, आपको इसमें से सही सीक्वेंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन मीडियम ए 600 नैनोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 600 अपॉन एक्स. सो 600 अपॉन 1.5 विच इज़ 400 नैनोमीटर. तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है. अब इससे सीक्वेंस पे लेना है. जैसे पहले क्या सॉल्व किए थे हम लोग, पहले हम लोग ने ये किया था ना, फर्स्ट नहीं किया था हम लोग ने, मल्टीप्लाई नहीं किया. पहले हम लोग ने क्या किया, वेवलेंथ इज इक्वल टू 600 अपॉन 1.5, ये है. यस, इधर है 600 अपॉन 1.5. उसके बाद वेवलेंथ कितना है अपना, 400 नैनोमीटर. यस, आया. फोर्थ क्या है, 900 नैनोमीटर. नहीं, 1.5 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ बी अपॉन 600. नहीं,
हम लोग ने क्या किया 600 अपॉन वेव लेंथ है ऑफ मीडियम बी का। सो बस 2 और 3 करेक्ट है, मीन्स दे आर राइट। ओके, और इस सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे पहले हम लोग ने इसको ऐसे डिवाइड किया उसके बाद ये आंसर आया ना, तो वैसे सीक्वेंस में रहना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, द डायग्राम शोन बिलो shows an image form at the distance 36 centimeter from the lenses L and L, okay, of the focal length 12 centimeter. With respect to this image, the question that follow, answer the question that follow. तो ये डायग्राम है जो रेड कलर से बनाया वो मैंने बनाया है। ओके, सो इमेज जो फॉर्म है उसका डिस्टेंस 36 है। ओके, उसका डिस्टेंस 36 है। सो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये इधर दिया है आपको, इसको आपको एक फॉरवर्ड, एक आपको फोकल लेंथ से निकालना है और एक आपको ऑप्टिकल मीडियम से निकालना है। ओके, उसके बाद आपको इधर ये जब ये जॉइन हो जाएगा ना लाइन पे, जब फोकल लेंथ इस लाइन पे आ जाएगा ना, तो आपको ज्वाइन कर देना है दोनों लाइन को और उसी लाइन पे बना देना है। सो वो 2F और F के बीच में आएगा। ओके, द पोजीशन ऑफ एन इमेज लेफ्ट हैंड साइड शुड बी बिटवीन 10 and 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, ये आपको दिया है यहाँ पे। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर मीन्स जो ये F है वो, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से आपका ये जो F है वो 12 सेंटीमीटर है और 2F 24। सो F और 2F के बीच में कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18 करेगा ऐसे 24 सेंटीमीटर तक आपका 2F और F के बीच में डिस्टेंस है, मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो उसी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, द पावर ऑफ दिस लेंसेज इज, अभी पावर फाइंड आउट करना है। सो हियर इज द फॉर्मूला। पावर कैसे फाइंड आउट होता है हमेशा 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ 12 दिया है। ओके, सो 1 अपॉन 12। अगर आपने ऐसा किया आप तो रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा हम लोग को मीटर में लेना है। ओके, सो इधर 12 सेंटीमीटर है, तो आपका 12 सेंटीमीटर है तो 0.12 सेंटीमीटर आएगा। ओके, या तो ऑल्सो यू कैन राइट 100 अपॉन 12 सेंटीमीटर। ओके, सो प्लस 8.33D आएगा। ओके, इधर ये कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है ये, इस लेंस में आपको हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू लेना है। ओके, नाउ सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द साइन कन्वेंशन इज, अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाउंड करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग को कैसे पता है, पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V अपॉन माइनस 1 अपॉन U। सो 1 अपॉन U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ओके, सो 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन V इधर क्या है, इमेज का डिस्टेंस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जहाँ पे फॉर्म है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो 1 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर है। सो माइनस 24 अपॉन 36 इंटू 12, सो माइनस 18 इज द आंसर, माइनस 18 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 1 सही है। इफ द लेंसेज L and L is replaced by another lens of same type but focal length 15 centimeter, then from the same object distance, समझ लो अभी आपका F क्या है 12 सेंटीमीटर है ना, अभी आपको इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है 15 सेंटीमीटर पे। तो आप ये एक बात नोट कर लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स नियर टू लेंसेज इमेज गोज अवे फ्रॉम द लेंसेज एंड बिकम लार्जर। ओके, मीन्स जब भी आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास एकदम क्लोज लाओगे तो जो इमेज है वो दूर भागेगा और बड़ा होते जाएगा। ओके, सो इधर भी सेम फार्मूला, फोकल लेंथ दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। इस बार आपको
इमेज का वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो 1/15 माइनस 1/18, सो -3/15 इंटू 18 विच इज़ 90 सेंटीमीटर. सो 90 सेंटीमीटर तो 36 सेंटीमीटर से बड़ा है ना, यानी इमेज इंक्रीज हो गया. सो ऑप्शन 2, द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस. नाउ अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी यूजेबल होता है ना हमको. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट. ओके, या ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा. If A and B of the same mass can climb the third floor of the same building in 3 minutes and 5 minutes respectively, then the ratio of their powers of A is to B is an ideal situation is. अभी आप मैं सॉल्व किया है. ओके, टाइम टेकन बाय A is 3 minutes, टाइम टेकन बाय B is 5 minutes. ओके, सो रेशियो ऑफ देयर पावर्स इज A अपॉन B. इधर लिखा है ना A is to B, A is to B. ओके, सो A अपॉन B. तो पावर का इधर हम लोग को पावर का रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, सो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क उन्होंने क्या किया, 3rd फ्लोर तक उन्होंने क्लाइंब किया और टाइम कितना लिया, 3 मिनट और 5 मिनट. ओके, सो उन दोनों ने सेम वर्क किया है. ओके, तो दोनों वर्क का वो जो है वो कट जाएगा अपने आप में. ओके, उन दोनों ने सेम वर्क किया है ना, सेम वर्क किया है मीन्स 3rd फ्लोर तक क्लाइंब किया उन्होंने. ओके, सो वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय बी, कैंसर. सो 3/1/3 अपॉन 1/5. ओके, सो 5 ऊपर चले जाएगा, यानी 5/3 विच इज़ 5⁻3. ओके, आप डायरेक्टली मत करना. बहुत से लोग इसमें सोचेंगे कि ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, लेकिन नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, 5⁻3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 4, इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मीटर स्केल ऑफ द मास 80 ग्राम लाइज एट द 45 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल शो द बैलेंस पोजिशन ऑफ द स्केल. अब इधर क्या लिखा है, द मीटर स्केल ऑफ द मास 80 ग्राम लाइज एट द 45 सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर पे आपका 80 ग्राम का मास लाई करता है. मीन्स आपका फुलक्रम कितना होगा, मीन्स 15 सेंटीमीटर अवे होगा. मीन्स डिस्टेंस कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर इंटू 80. ओके, इधर मैं सर से सॉल्व किया है. हाँ, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें कितना मास दूसरे साइड पे डालना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में आए. मीन्स बैलेंस हो जाए. ओके, तो इधर अरे सॉरी फार्मूला इधर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके, सो 80 ग्राम इंटू 15 मीटर सेंटीमीटर से, सॉरी हाँ 80 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर, वो गलती से मीटर लिख दिया है, सॉरी. इट्स सेंटीमीटर. सो 80 ग्राम इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इंटू x ग्राम. ओके, मीन्स ग्राम में भी पता नहीं है, हम लोग को वेट फाइंड आउट करना है ना कि कितना वेट डाले ताकि वो हो जाए, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. ओके, सो ये 40 और 80 डिवाइड हो जाएंगे अपने आप. मीन्स 80 और 40 से डिवाइड हो जाएंगे. सो 2 इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू ग्राम. ओके, सो 30 ग्राम इज द आंसर. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30 ग्राम वाला. ओके, नाउ ई, अगर बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी 250 जूल if the mass of the body is 5 kg, then choose its velocity and momentum from the following options. अभी हम लोग को मोमेंटम और वेलोसिटी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और मास दिया है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 250 जूल, मास इज इक्वल टू 5 kg. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी square. Okay, so 250 is equal to 1/2 into 5 into velocity square. So 250 upon 2.5 is equal to velocity square. So 100 is equal to velocity square means 10 meter per second. Okay,
अब मोमेंटम आप सबको पता है कि मास इंटू वेलोसिटी। ओके, सो 5 × 10 इज इक्वल टू 50 kg मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, मोमेंटम का शॉर्टकट मेथड है, वरना आप लोग अंदर रूट लेके बाद में कितना वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी को आप लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको रूट में डालेंगे। मीन्स 250 × 10 विच इज़ 2500 और नहीं एक मिनट, ओके। सो आप लोग ये तो मोमेंटम का मैंने इजी फार्मूला बताया है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि अंडर रूट के इंटू वेलोसिटी। ओके, मीन्स 250 × 10 अंडर रूट मीन्स 2500 अंडर रूट विच इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये वो हार्ड मेथड था, ये इजी मेथड आपने डायरेक्ट कर दिया। ओके, सो ऑप्शन 2 and 5 is correct. Now question number F. A girl at the rest at gate of a society which height is 3.2 meter above the road comes down at the slope A to B slope है। ओके, ऑन द साइकिल विदाउट पैडलिंग मीन्स विदाउट पैडलिंग के वो स्लोप पे जा रही है ऑफ डिस्टेंस A to B। ओके, और हाइट कितना है 3.2। ओके, द मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द गर्ल एट पोजीशन बी, बट पोजीशन बी पे जो पूरा रेस्ट पे है ना, तो तभी उसको कौन सा एनर्जी लगेगा? तो इधर ऑप्शन क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी मतलब रेस्ट पे हो और ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब ग्रेविटी की वजह से। ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द वेलोसिटी विथ गर्ल रीचेस एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे गर्ल कैसे पहुंचेगी? सो हम लोग को ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। हम लोग ने ये कैसे होता है? क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट होता है। ओके, एनर्जी फॉर्म नहीं होता, एनर्जी कन्वर्ट होता है। ओके, सो mgh इज इक्वल टू 1/2 मीटर इंटू वेलोसिटी रेशियो। ओके, सो मीटर मास और मास कट जाएंगे। ओके, सो बचा क्या? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेविटी इंटू एच। ओके, तो इधर ग्रेविटी का क्या दिया है? 10N kg। ओके, सो हम लोग को ग्रेविटी इधर कंसिडर करना है 10N, सो 2 × 10 × 3.2। ओके, सो 2 × 3 32 इज 64। और ये किसका वैल्यू है? वेलोसिटी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 64। सो वेलोसिटी का क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 8 मीटर पर सेकेंड की से वो पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आ रही है। ओके, इफ the mass of the girl is 40 kg, then the kinetic energy of the girl at point A is 1280 joule. Okay, let's solve. Kinetic energy हम सबको पता है 1/2 into meter into velocity ratio. So half into mass अरे kinetic energy is equal to half into mass into velocity ratio. सो हाफ मास दे दिया अभी क्वेश्चन में 40 और वेलोसिटी रेशियो क्या है? 8। अभी हम लोग ने इधर ही सॉल्व किया वेलोसिटी। ओके, सो 20 × 64 1280। ओके, सो ऑप्शन 1280 जूल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल of the mass 40 kg when reaches the midpoint of the slope of AB. We always know that अगर 2 पॉइंट के आप एकदम मिड पॉइंट पे हो तो आपका एनर्जी हाफ हो जाता है। ओके, तो इधर हाफ अभी हम लोग ने इधर ही सॉल्व किया ना। पॉइंट ए पे फुल एनर्जी रहेगा, पॉइंट बी पे फुल एनर्जी रहेगा। ओके, और मिड पॉइंट पे हाफ एनर्जी रहेगा। मीन्स 1280 का हाफ कितना होता है? 640 जूल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, मैकेनिकल एडवांटेज MA लोड, L एन एफर्ट, E आर रिलेटेड एस MA इंटू E इज इक्वल टू L। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला है? लोड अपॉन एफर्ट।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A machine is used to have more output energy as compared to the input energy. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आप थोड़ा सा मीन्स आपने जितना इनपुट डाला उससे आउटपुट एनर्जी आपका कम आ गया. ओके, अब आपका क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. हो सकता है. ओके, इट कैन बी ग्रेटर देन 1. ओके, इफ मशीन गिव्स कन्वीनियंस ऑफ द डायरेक्शन देन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1. ऐसा भी नहीं है. ओके, फॉर अ गिवन डिज़ाइन ऑफ द मशीन इवन इट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज increases the velocity ratio remains the same. yes. ओके, हम लोग मशीन को ऐसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम रहे. ओके, सो 4th इज करेक्ट. नाउ सी, इफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद कन्वीनियंट डायरेक्शन हैज़ 3 मूवेबल पुलीज देन इट्स वेलोसिटी रेशियो इज आइदर 6 और 7. ओके, समझ लो यहाँ पे आपका 6 फिक्स्ड पुली है और 6 मूवेबल पुली है. ओके, सो अगर आप इन फिक्स्ड और मूवेबल को ही काउंट करेंगे तो 6 होगा, लेकिन अगर आप इस पुली को भी काउंट करेंगे, ये जो एकदम टॉप पे है, इसको भी अगर आप काउंट करेंगे तो 7 हो सकता है. तो आइदर 6 और 7. ओके, now D, work done by a body moving on the circular path is 0 at very instant because the displacement is perpendicular the centripetal force. Okay, centripetal force मतलब acting towards the equator, नहीं acting towards the center. ओके, और ये आपका टेंजेंट निकलता है, आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट पे निकलता है ना. सो इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर ना, 90 डिग्री फॉर्म करा तो इट इज़ परपेंडिकुलर. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हियर अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इको बाय अ ह्यूमन इन एयर. सो द साउंड शुड नेवर रिफ्लेक्टेड बैक इन 0.1 सेकेंड. आप अगर एक रूम में हो और आपने समझ लो आपकी दीवार के सामने बोला और वो दीवार के पास आपके आवाज़ पहुंचने में 0.1 सेकेंड भी नहीं लग रहा. ओके, तो तभी आपने इको कभी सुना है? तभी इको नहीं होता. आप जब भी पहाड़ पे पहुंचोगे तो सामने जो वाले जो पहाड़ है उस पर साउंड पहुंचने में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा वक्त लगता है. ओके, इसीलिए उसका आवाज़ रिफ्लेक्ट बैक होता है तो आपको एको सुनाई देता है. ओके, घर में आपको कहीं पे भी एको सुनाई नहीं देगा. ओके, क्योंकि उधर 0.1 सेकेंड में आवाज़ नहीं पहुंचती है. नहीं, उधर 0.1 सेकेंड में आवाज़ पहुंच जाती है. ओके, लेकिन पहाड़ों पे या तो जहाँ पे एको होता है वहाँ पे नहीं पहुंचती, इसीलिए एको होता है. ओके, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिकल क्लिफ मतलब माउंटेन. ओके, फायर्स अ गन एंड हियर्स इट्स एको इन 3 seconds. द स्पीड ऑफ इट्स साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब इधर से ये बंदे ने फायर किया. ओके, तो फायर किया तो उसको क्लिफ को टच करके उसको एको आने में टोटल 3 सेकेंड लगा. हाँ, बुलेट की जो आवाज़ है वो बाउंस बैक उसके कानों तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगा. ओके, एको का 3 सेकेंड लगा. ओके, सो द टाइम टेकन इज 3 सेकेंड. ओके, नाउ कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ. स्टेप आर गिवन बिलो. टू कैलकुलेट द डिस्टेंस सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप. ये हम लोग ने पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसलिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि इसके लिए पहले आपको खुद से अपना सम सॉल्व करिए, उसके बाद उसको सम सॉल्व करके उसको जो ऑप्शन दिया है ना, जैसे इसमें 1 2 3 4 दिया है ना, उससे आपको मिलाइए, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा. जैसा अभी मैंने इधर सॉल्व किया है, v is equal to 2d upon t, so d is equal to v into t upon 2, so 340 into 3 upon 2, so 170 into 3 which is equal to 510 which is equal to distance. ओके, सो अभी इधर कैसा फॉर्मूला होगा, तो फर्स्ट
हाँ राइट है, 340 इज इक्वल टू 2d/3, यस राइट है। उसके बाद 340 इज इक्वल टू d/3, नहीं रॉन्ग है। d इज इक्वल टू 170 इंटू 2 इज इक्वल टू 510, रॉन्ग, नहीं राइट है। बाद में d इज इक्वल टू 340 इंटू 3 इज इक्वल टू 1020 मीटर, रॉन्ग है। तो हम लोग ने बस फर्स्ट और थर्ड को अपने सम में इंक्लूड किया था ना, ओके। इन दोनों फर्स्ट और थर्ड मेथड ही हम लोग ने अपने सम में इंक्लूड किया था, तो हम लोग को वही दोनों टिक करना है, ओके। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेकंड, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड changes to 350 meter per second, then how much distance should the person move towards or away from the cliff in order to hear the echo in the same time? Steps are given below to calculate the distance. Select the correct sequence of the steps from the given option. मैंने आपको फिर से ये क्वेश्चन आया, मैंने आपको क्या बोला है कि पहले अपना खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अभी इधर क्या चेंज हो गया, स्पीड का चेंज हो गया 350 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो स्पीड इंक्रीजेज, सो वी हैव टू मूव बैक। अभी उसने क्या बोला है कि आपको अभी स्पीड इंक्रीज हो गया है, तो आपको वही स्पीड में आपको आवाज़ सेम टाइम पे सुना है। जैसे अभी आपने 340 मीटर पर सेकंड से आवाज़ आ रहा था तो आपने 3 मीटर में सुना, तो 350 में आवाज़ आएगा तो आपको भी 350 सेंटीमीटर की स्पीड से आएगा, तो आपको 3 मीटर में ही सुनना है, तो आप पीछे जाओगे ना। जब स्पीड बढ़ेगा आपके पास लाइट रेज जल्दी आएगी, वेव जल्दी आएगी, साउंड जल्दी आएगी, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि आप सेम टाइम पे सुन सके, ओके। सो 350 माइनस 340 इज इक्वल टू 2d/3, सो 10 इज इक्वल टू 2d/3, सो d 30/2 इज इक्वल टू d, यानी 15 इज द आंसर। तो अभी इसमें से कौन सा है, फर्स्ट हम लोग ने किया था, नहीं हम लोग ने 340 प्लस 350/2 नहीं किया था, हम लोग ने क्या किया था 350 माइनस 340 इज इक्वल टू 2d/3, यानी सेकेंड राइट है, हम लोग ने सेकेंड इंक्लूड किया था। बाद में d इज इक्वल टू 345 इंटू 3/2, ये नहीं किया था हम लोग ने। फोर्थ, d इज इक्वल टू 30/2 विच इज़ 15 मीटर, यस हम लोग ने फोर्थ किया था, हम लोग ने 2 और फोर्थ किया था, तो ऑप्शन में है 2 और फोर्थ, यस यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। A, assume all lenses shown are of same material, state which lenses has the maximum power। हम लोग ने ये पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोल दूँ कि द थिकर लेंसेज विल हैव द मैक्सिमम पावर, ओके। जितना थिकर लेंस होगा उतना मैक्सिमम पावर होगा, इधर आप देख लीजिए, ओके। मैंने इधर डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है, इधर ये थिकर है और ये थिन है, ओके। सेकेंड, तो इसमें सबसे थिकर कौन सा है, क्यू है, तो क्यू इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 3। इन एन इलेक्ट्रिक सेल वाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल ना। इलेक्ट्रिकल सेल में आपने सुना होगा कि हमेशा वो लिथियम का होता है, सो लिथियम इज़ ए केमिकल, तो लिथियम केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है ना, तो केमिकल इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल, ओके। Now see, the diagram below shows a pendulum having a bob of 80 mass, यानी जो उसका जो ये है, ये जो बॉल है जो जिससे वो लटका है वो 80 ग्राम का है, ओके। ए एंड सी आर एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी ए एंड सी वो मैक्सिमम पॉइंट है, मीन्स उसके बाद ए के आगे वो नहीं जा पाएगा और सी के आगे वो नहीं जा पाएगा, ओके। द बॉब हैज़ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट पोजिशन बी, 5 मीटर पर सेकेंड है उसका पोजीशन बी पे स्पीड जो है। अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और ग्रेविटी वी हैव टू टेक एज 10 न्यूटन पर किलोमीटर, 10 न्यूटन पर केजी, ओके। सो अभी इधर क्या बताया कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी में होगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी में होगा, ओके। एनर्जी का भी लॉस नहीं होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ओके। सो बी द स्पीड क्या था बी पे,
5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड पोजीशन बी पे है और उसका बी जो है वो मेन पॉइंट है। ओके, यानी मीन पॉइंट। सो एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। रॉन्ग है। पॉइंट ए पे वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पॉइंट ए पे वो रुका हुआ है, और जो बॉडी रुकी हुई होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जो बॉडी मूविंग होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन्ड बाय बॉब विल बी 1000 जूल। नो, द मैक्सिमम हाइट एच रीच बाय द बॉब विल बी 125 सेंटीमीटर। यस। ओके, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, वेज डी, हाँ, द बॉब विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नो, पॉइंट डी पे मैक्सिमम नहीं होगा। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1 जूल। यस। ओके, नाउ डी, सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम option for total internal refraction in a medium can take place in a optical denser medium as compared to the optical rarer medium. रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, वो हमेशा डेंसर मीडियम में ही होता है। समझ लो आपने लाइट पास किया, समझ लो लाइट पानी से एयर में जा रही है, तो कुछ ऐसा भी टाइम आता है कि जब वो अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो जब भी एक लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, टेक्स प्लेस फ्रॉम ए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42। नो, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अभी पानी में 48 है, ग्लास में 42 है, एयर के लिए अलग होगा, एयर में तो होगा, अलग होगा, पेट्रोल में अलग होगा, कैरोसिन में अलग होगा, ओके, गोल्ड में अलग होगा। ओके, सो सब में अलग अलग होता है, तो ये आंसर रॉन्ग, मीन्स स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नो, रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो तभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उधर होगा ही। ओके, जहाँ पे रिफ्लेक्शन वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, can't take place if the angle of incidence in the denser medium is more than the critical angle. This is true. Okay, so 1 and 4th is correct. Now E, the last question. Okay, the diagram shows the path of light through a right angled prism of critical angle is 42 degree. Okay, अभी देखो यही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया ना, सो दिस इज ओनली इंटर रिफ्लेक्शन, वरना इसको बाहर जाता है ना, ये जो रे है P2R जो रे गया वो उसको डायरेक्ट प्रिज्म के बाहर जाना चाहिए था, लेकिन वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द लाइट टू द राइट एंगल्ड प्रिज्म, राइट एंगल है of the critical angle 42. So the phenomena at the surface AC यानी hypotenuse वाला साइड यानी AC, ओके, इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना उधर। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये लाइट ये जो रे है ये बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा रही, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, सो इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC इज 60 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। रुको, ये डायग्राम पे समझाता हूँ। ओके, समझ लो मैंने ये जो इधर का बस इतना सा जो पार्ट है ना, बस इतना सा पार्ट मैंने इधर ले लिया। ओके, रफ में समझ लो अब ये पार्ट है। ओके, इधर से लाइट आ रही है। ओके, ये AC सरफेस है, यहाँ ये हाइपोटेन्यूस वाला सरफेस है जहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सरफेस है। इधर से लाइट P आ रही है। ओके, ये लाइट आई, ये दिस इज़ द नॉर्मल, ऐसा सरफेस है तो ये नॉर्मल है, और इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो ये लाइट इधर से गई तो समझ लो ये लाइट की वजह से इधर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये सुनो, एंगल फॉर्म हो रहा है इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग इधर वो भी यूज़ कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम।
ओके, लाइट की वजह से, लाइट हमेशा स्ट्रेट है, लाइट ये स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगी, और ये पहले से गिवन है इसमें। ओके, ये इधर पहले से गिवन है कि ये 60 है, गिवन नहीं है, सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट। एंगल सी हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ लो, एंगल ए आपका है 30 डिग्री, एंगल बी आपका है 90 डिग्री। सो इसका टोटल सम होता है 180 डिग्री ना। सो 90 प्लस 30 विच इज़ 120 डिग्री। सो 180 माइनस 120 विच इज़ 60। ओके, सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया, और ये 90 डिग्री है। ओके ओके, सो अभी पाइथागोरस थ्योरम की वजह से फिर से हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, अभी 90 प्लस 60 डिग्री विच इज़ 150। सो 180 माइनस 150 विच इज़ 30 डिग्री। तो हम लोग को 30 डिग्री मिल गया। अभी नॉर्मल, अभी जिस सरफेस पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल से लेके सरफेस पे जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स ये समझ लो, अभी इंसिडेंस को भूल जाओ। ओके, ये नॉर्मल जो है, ये जो ऐसे मैंने ऐसे लाइन बनाया, ऐसे जो बीच बीच में ऐसा गैप है वो, और ये जो AC है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और हम लोग ने अब भी फाइंड आउट किया कि ये 30 डिग्री है। सो 90 में से 30 माइनस कर दो तो जो आपका एंगल बचेगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी इंसिडेंस रे की एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सो 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ओके, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AB। अब AB पे फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मीन्स आपको इतना भी टफ नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पूरा हो जाएगा। इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, मीन्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग ने इधर फाइंड आउट किया कि ये 60 डिग्री है, अभी फाइंड आउट किया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो यानी पूरा डिग्री 120 हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो 60 प्लस 60 120। अब ये 120 हो गया, तो बाय अल्टरनेटिव एंगल ये भी 120 हो जाएगा। ओके, ये भी 120 हो जाएगा। और जैसा कि हमको पता है कि A और B एक परफेक्ट लाइन है, एक एकदम परफेक्ट लाइन है, तो उसका नॉर्मल जो है एकदम स्ट्रेट रहेगा। ओके, एकदम पैरेलल टू द AB CB रहेगा। ये जो नीचे के जो दो लाइन है वो CB है, ये लाइन, ये जो जा रही है, ये जो ऐसे ऐसे जा रही है, इधर 90 डिग्री फॉर्म करिए, CB है, तो CB को नॉर्मल पैरेलल रहेगा। ओके, मीन्स इधर वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा ना, नॉर्मल की वजह से वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि नॉर्मल और जिस सरफेस में नॉर्मल फॉर्म हो रहा है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का गैप रहेगा, मीन्स एंगल रहेगा, गैप नहीं एंगल रहेगा। ओके, सो अभी एंगल A है 30 डिग्री, और बाय अल्टरनेटिव एंगल, बाय अल्टरनेटिव नो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 60 डिग्री है। ओके, अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया कि बाय अल्टरनेटिव एंगल ये 120 है और ये 90 डिग्री है। ओके, बाय नॉर्मल ये 90 डिग्री है। सो 90 प्लस 30 इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 180 इज इक्वल 180 एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 30। सो 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। ओके, सो अभी ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ओके, अभी हम लोग को इधर फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस AB। एंगल ऑफ द इंसिडेंट एट द सरफेस AB, यानी ये जो है ना, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के जो ये साइड है, ओके, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अभी मैंने समझ लो आपको पता नहीं, जो 120 का डिग्री है आप भूल जाओ, समझ लो, मान लो आप ये 120 का डिग्री भूल जाओ। ओके, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव फाइंड आउट। अब ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60, 60 प्लस 60 120। हाँ, तो ये अल्टरनेटिव एंगल की वजह से ये भी 120 हो जाएगा। ओके, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मल के इस साइड वाला पार्ट। ओके, 90 डिग्री वाला इधर है, तो ये वाला हम लोग को फाइंड आउट करना है। इधर का तो वैल्यू पहले से ही असाइन है ना, इधर का एंगल पहले से ही असाइन हो चुका कि ये 90 डिग्री है, तो हम लोग को नॉर्मल के इस साइड का फाउंड करना है, और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
तो ये जब पूरा एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेके जो सरफेस है ये ए बी का, ये टोटल 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है। हाँ, सो और ये नॉर्मल कितना फॉर्म कर रहा है सरफेस से 90 डिग्री। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। वी कैन से ना, जैसे समझ लो पूरा 120 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल को मिला के। ओके, सो नॉर्मल 90 डिग्री हम लोग को दिया है, सो 120 डिग्री माइनस 90 विच इज़ 30। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ए बी इज 30। सो इधर है ऑप्शन यस 30, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? स्पीड ऑफ द लाइट रे पी क्यू इज equal to the speed of light ray st। नो, st की स्पीड अलग होगी और pq की स्पीड अलग होगी। ओके, pq कैसा अंदर फॉर्म हो रहा है ना, एक मिनट, pq और st यस नो रॉन्ग होगा, नो एक मिनट राइट होगा। स्टेटमेंट राइट है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो रॉन्ग है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है ना। तो ये राइट है तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये रॉन्ग हो गया ना। एक मिनट, आप सब भूल जाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। ओके, नाउ सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट रे क्यू आर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट रे आर एस। क्यू आर एस, यस, वो दोनों प्रिज्म के अंदर ही है, तो प्रिज्म के अंदर एक ही स्पीड होगा। यस, तो उन दोनों का स्पीड एक ही है। यस, द स्पीड ऑफ द लाइट रे पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस। पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस। यस, पी क्यू कैसा एयर में है ना, पी क्यू इज इन एयर तो रेयर मीडियम, और आर एस इज इन प्रिज्म इन ग्लास, सो इट इज डेंसर मीडियम। ओके, सो लाइट हमेशा स्पीड होती है रेयर मीडियम में यानी एयर में, यानी पी क्यू में वो स्पीड होगी। सो थर्ड भी करेक्ट है। और द स्पीड ऑफ द लाइट रे आर क्यू इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। आर क्यू किधर है? ये प्रिज्म के अंदर और एस टी प्रिज्म के बाहर। मैंने अभी आपको बोला कि जो रेयरर होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो एस टी रेयरर है क्योंकि वो एयर में है, और आर क्यू डेंसर है क्योंकि वो प्रिज्म में है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स रॉन्ग। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन 4 इज द करेक्ट। हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, so it is that। so we have completed our physics क्वेश्चन पेपर। बहुत लेंथी था और टफ नहीं था लेकिन लेंथी था। सम आपको सॉल्व करना था, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये सम भी इजी रहेगा। ओके, सो हम लोग ने फाइनली कंप्लीट कर लिया। ओके, सो माय द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिमेन पेपर विल कम सून। so thank you for watching, till that stay home, stay safe। okay।